हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए या फिर पावर बीआई डेवलपर, टैबल्यू डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू अपीयर हो रहे हो तो व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट्स और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इंटरव्यू में अपीयर होने का, सो दैट आपके बेस्ट इंटरेस्ट में सारी की सारी चीज़ें हों, आपको अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेशन भी मिल जाए, जॉब भी मिल जाए और आप इंटरव्यू क्लियर भी कर लो। ठीक है, ये सब चीज पे डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो ये है कि आपको लिंक्डइन पे सबसे पहले अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस और अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं सो दैट कभी भी अगर आपको जॉब की जरूरत पड़ती है या फिर आपको रेफरल्स की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों से कनेक्ट करके हेल्प के लिए बात कर सको। ठीक है, क्योंकि रेफरल्स वगैरह से जल्दी हायरिंग हो जाती है। ठीक है, काफी बार ऐसा हो जाता है। मेरे जो 2 प्रीवियस जॉब्स थे वो रेफरल्स के थ्रू ही थे, तो एटलीस्ट ये हो जाता है कि आपका प्रोफाइल रिक्रूटर तक चला जाता है, सामने वो देख लेते हैं उस चीज को। अब सेलेक्ट होना नहीं होना वो आपको फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जॉब क्लियर करना और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट आपको लिंक्डइन पे अच्छा नेटवर्क बनाना ही है। दूसरा, एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए या पावर बीआई डेवलपर्स बनने के लिए या कोई भी और दूसरे जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपना खुद का एक रिसर्च जरूर करो। लिंक्डइन के ऊपर आप जाओ, पावर बीआई डेवलपर के जॉब के लिए देख रहे हो तो पावर बीआई का जॉब सर्च करो और उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ो, डेटा एनालिस्ट के जॉब की रिक्वायरमेंट को पढ़ो और ये देखो, आप ये पता करो कि क्या मिनिमम स्किल सेट चाहिए होता है एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए या पावर बीआई डेवलपर या टैबल्यू डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। मिनिमम क्या चीज है जो कि आप सीख लो कि आप मार्केट में एंट्री कर लो, क्योंकि जब आप एक बार मार्केट में एंट्री कर जाओगे तो फिर काम करते करते रियल डेटा सेट्स पे, रियल चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के साथ काम करते करते आप बहुत लर्निंग लेते हो और जो आप पढ़ रहे हो तो जस्ट पढ़ के जो आप सीख रहे होते हो और जो आप कुछ एक रियल प्रोजेक्ट्स में जाके काम करते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप एक भी प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपको सफिशिएंट लर्निंग मिल जाएगी, काफी सफिशिएंट लर्निंग मिल जाएगी जो कि वैसे पढ़कर आपको नहीं मिल पाएगी उस ढंग से। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज करनी चाहिए। सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। दूसरा, आप कई जगह पे देखोगे कि कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और लोग ये क्लियरली बोल रहे होते हैं कि बहुत ही मिनिमल कोडिंग नॉलेज या फिर ना के बराबर कोडिंग नॉलेज या बिना कोडिंग नॉलेज के साथ आप एक्सेल कर लोगे इन रोल्स पे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोडिंग पे आपको प्रैक्टिस करना है और कोडिंग भी आपको रिक्वायर्ड होती है सूनर और लेटर अपने करियर में एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ पावर बीआई और टैबल्यू डेवलपर। अगर आप आगे जाना चाहते हो, अपस्किल करना पड़ेगा आपको और कोडिंग पे आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपको काफी ज्यादा तरीके से हेल्प कर सकती है करियर में ग्रो करने के लिए। जैसे कि पाइथन की बात करें तो पाइथन एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, कई सारे डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के जॉब वगैरह में डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन्ड होता है। ठीक है, और आप अगर पावर बीआई के कई सारे रोल्स देखोगे तो वहां पे सीक्वल और पावर बीआई मेंशन्ड होता है। कई जगहों पे आप देखोगे तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, कहीं पे एक्सेल मेंशन्ड होता है, कहीं पे इस तरह से टैबल्यू मेंशन होगा। तो वो जॉब पे और रिक्वायरमेंट पे और कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट आपको ये सब चीजें देखकर ये एनालाइज करना है कि क्या मिनिमम आप सीख लो कि आप मार्केट में एंटर कर जाओ। और कोडिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सूनर और लेटर आपको सीखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आपको सीक्वल तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, सीक्वल एक डेक्लेरेटिव लैंग्वेज है, पाइथन प्रोसीजरल लैंग्वेज है और डैक्स एक फंक्शनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स में आपको अगर आती हैं तो आपके करियर में आपको ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं इट विल हेल्प। ठीक है, एक तो ये बात है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट्स, अगर आपको कोई इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली है तो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी में आप कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, क्या बेस्ट और सूटेबल तरीका होता है प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने का। तो अगर आपने कभी एज एन इंटर्न या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपने कहीं कोई काम कर रखा है पहले, तो सबसे पहले आपने जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको यह बताना चाहिए रिक्रूटर को कि आपने बिजनेस को क्या वैल्यू दी है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके का कौन सा क्या बेनिफिट हुआ है आपकी रिपोर्ट से बिजनेस को या स्टेक होल्डर को, आपको ये क्लियरली मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेट्स से कोई प्रोजेक्ट किया जिसमें कि कंपनी 2 CR का रेवेन्यू करती थी पहले और आपने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंपनी ने कुछ इनसाइट्स देखे और कंपनी अब उन इनसाइट्स को यूज करके लेट्स से 2 करोड़ 20 लाख का वहां पे रेवेन्यू करने लगी या रेवेन्यू में कुछ इंक्रीमेंट आ गया, कुछ चीजें चेंज हो गई, तो आपको सबसे पहले ये मेंशन करना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट से काम के थ्रू बिजनेस को क्या वैल्यू दी है। अगर आप एक बिगिनर हो या फ्रेशर हो और आपने अगर इस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की है तो फिर आपको वहां पे ये मेंशन करना चाहिए कि ये सारे इनसाइट्स के थ्रू क्या पॉसिबल आउटकम या फिर क्या पॉसिबल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट आप कंपनी को दे सकते हो। ठीक है, जिसके लिए भी आपने वो प्रोजेक्ट किया है।
या फिर क्या आप वहां पे वैल्यू क्या प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपको मेंशन करना होता है। सबसे पहली ये चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कभी भी आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मेंशन करनी है वो है एग्जीक्यूशन स्टेप्स, ठीक है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपने क्या प्रोसेस फॉलो की, या फिर आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे अगर आप जाओगे तो, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है आपको ये मेंशन करना होता है। क्योंकि इसके थ्रू आप रिक्रूटर को ये बता रहे होते हो कि भाई आपको समुद्र में अकेले भी फेंक दिया जाए ना तो आप तैर के पार हो जाओगे। मतलब कि आपको अगर प्रोजेक्ट में अकेले भी रख दिया जाए ना तो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा जो एक वर्क फ्लो होता है, जनरल वर्क फ्लो होता है, वो आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैं बिगिनर्स के लिए और फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूं कि आप कोई ना कोई पर्टिकुलर सबसे पहले आप बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हो कि क्या रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट की, फिर कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट के द्वारा, तो सबसे पहले आप वो मेंशन करोगे कि आपने पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, फिर आपने डेटा सोर्स पता किया, फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा गैदरिंग या डेटा कलेक्शन के बाद आपने डेटा को प्रिपेयर किया, फिर डेटा मॉडल किया, फिर आपने रिपोर्ट बनाई, फिर आपने पब्लिश किया रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस पे, फिर पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश करने के बाद आपने डैशबोर्ड बनाया, फिर आपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को लोगों के साथ शेयर भी किया, अगर शेड्यूल रिफ्रेश करना है तो आपने शेड्यूल रिफ्रेश भी किया। तो ये पूरा जैसे कि मैंने एक प्रोसेस बताया, ठीक है, पावर बीआई प्रोजेक्ट का एंड टू एंड पूरा प्रोसेस आपको वहां मेंशन करना चाहिए। अगर आपने कहीं रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया हुआ है तो आपको रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में बताना है, ठीक है। अगर अगर और कुछ आपने डैक्स फंक्शंस वगैरह यूज किए हुए हैं तो आपको वो मेंशन करना है कि आपको ये सब चीजों के बारे में पता है। और अगर आप एज अ फ्रेशर या बिगनर भी जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको इन सब चीजों का नॉलेज है, कम से कम आपको ये तो दिखाना ही है, ठीक है। ये तो आपको बताना ही बताना है इंटरव्यूज के अंदर। इस तरीके से आपको वहां पे अपने इंटरव्यूज अपीयर होने चाहिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूं, अगर आपने कहीं काम किया हुआ है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट पे, ठीक है, तो आपको वो मेंशन करना चाहिए, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनसमराइज्ड डेटा पे अगर आपने काम किया है तो ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है आपको इंटरव्यूअर को रिक्रूटमेंट के टाइम पे, इंटरव्यू देते समय, ठीक है, जब आपका टेक्निकल राउंड चल रहा है। और अगर आपने लेट्स से कभी लार्ज वॉल्यूम पे काम नहीं किया है, अगर आप कोई फ्रेशर हो, कोई बिगिनर हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे डेटा सेट्स को उठाओ जिन पे बहुत ज्यादा डेटा है, जैसे मान लो 1 करोड़ रिकॉर्ड्स का डेटा है या 20 लाख रिकॉर्ड्स का डेटा है, 60 लाख रिकॉर्ड्स का डेटा है। ऐसे डेटा को आप पावर बीआई के अंदर लाओ और आप पावर क्वेरी एडिटर में ऐसे डेटा पे आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगाकर देखो, आप लोड करके देखो, एक बार डेटा को समझने की कोशिश करो कि इतना डेटा कैसे लोड होता है पावर बीआई में, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हम पावर क्वेरी एडिटर में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स वहां पे लगा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब आपको देखना है, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है। और ये आपको इंटरव्यू पे मेंशन करना है, आपके पीबीएक्स फाइल का साइज क्या है, ठीक है। अगर आप इसको रियल प्रोजेक्ट में जाते करते तो किस तरह से आप डेटा हैंडल करते, क्या क्या इश्यूज आपने देखे जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं। ये जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट्स वाली चीज है ये आपको जरूर मेंशन करनी है व्हाइल अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू मी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले कि क्या आपके रिपोर्ट के थ्रू क्या बिजनेस वैल्यू मिलेगी, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा बिजनेस को या स्टेक होल्डर को अगर वो आपकी रिपोर्ट को देखता है, अगर वो आपकी रिपोर्ट को यूज करता है, क्या इनसाइट्स हैं, कौन से इनसाइट्स किस किस तरीके से काम आ सकते हैं, कौन से बिजनेस रिक्वायरमेंट को किस ढंग से फुलफिल कर रहे हैं, ये सब आपको वहां पे मेंशन करना चाहिए व्हाइल यू आर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। अगर आप एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आपने जो अपने डेटा सेट्स, डमी डेटा सेट्स पे या जो भी आपने काम किया है वो किस तरह से बेनिफिट दे सकता है या कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, फिर वो आपको उन प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्ट में भी एटलीस्ट ये बातें वहां पे मेंशन करनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, बिगिनर हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है, और अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, तो आपको जब भी आप रिक्रूटर को भेज रहे हो ईमेल या आप किसी भी तरीके से बात कर रहे हो, लिंक्डइन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बात करो, तो वहां पे ये जरूर मेंशन करो, सब्जेक्ट में अलग से मेंशन करो कि आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, ठीक है। इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब लगना केवल आपके टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता है, जॉब लगना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और रिक्रूटर जो है मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितना कॉम्पनसेशन आप मतलब कितने कॉम्पनसेशन पे आप काम कर सकते हो, कितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, ठीक है। ये सब चीजें मिलके तभी आपका जॉब लग पाता है। तो आपको वहां पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो ये चीज आपको सब्जेक्ट लाइन में अलग से मेंशन करनी है क्योंकि ये चीज आपको एडवांटेज दे सकती है जॉब में, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो जॉब सर्च करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉब्स के लिए रेलेवेंट है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जो मैं यूज करता हूँ, एक तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के अलावा इंस्टा हायर है, नौकरी है,
कट शॉट है और उसके बाद आपके पास हाईरेस्ट है, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म से मतलब मुझे कभी ना कभी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो आया ही है। तो मैंने खुद ये देखा हुआ है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे एटलीस्ट और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म्स तो हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको एटलीस्ट अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाना है और अच्छे से बना के आपको अपना प्रोफाइल रखना है और आपको इनके थ्रू अप्लाई करते रहना है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो वो भी आपको जॉब लगने में ये सब चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कई लोग जब इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं और वहाँ पे वो ये सोचते हैं कि अगर हमसे इंटरव्यूअर कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो हमको, या आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, तो वो पैसे के बारे में या सैलरी के बारे में मेंशन करने में उनको हेजिटेशन होता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको कभी भी पैसे के बारे में या फिर सैलरी के बारे में मेंशन करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपसे कभी रिक्रूटर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर हमको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले वहां पे बताना है कि योर विजन, योर XYZ, योर ब्ला ब्ला ब्ला, सारे के सारे बेनिफिट्स जो भी आपको लगते हैं वो बताने हैं। और आपको फिर ये मेंशन करना है कि मनी इज योर मोटिवेशन, सैलरी इज योर मोटिवेशन, ताकि कभी भी अगर बाद में कंपनसेशन को डिस्कस करने की बात आए तो आप उनको बोल सको। पोलाइटली आपको बोलना है, लेकिन पोलाइटली आप उनको ये बोल सको कि भाई मैंने कॉम्पनसेशन के लिए मेंशन किया था कि मनी इज माई मोटिवेशन एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माई ओपिनियन, ये चीज आपको करनी चाहिए। कई लोग हेजिटेट करते हैं ये मेंशन करने में, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपके बेस्ट इंटरेस्ट में निकलना चाहिए, सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। और रिक्रूटर्स आपको कभी भी इन जनरल आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो आपको कम से कम कॉम्पनसेशन पे हायर करने की कोशिश करेंगे, ये उनका काम होता है। तो वो आपको गिराने की कोशिश करें, आपको ये नहीं होने देना है। आपको अपना बेनिफिट और अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने की कोशिश करनी है हमेशा, ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी आपको जॉब की जरूरत होती है उतनी ही कंपनी को भी जॉब मतलब कैंडिडेट की या बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो आपको कंसिडर कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए। एल्स वो कंसिडर भी नहीं कर रहे होते अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। इमीडिएट ज्वाइनिंग और ये सारे पॉइंट्स इसीलिए निकल के आते हैं क्योंकि उनको जरूरत होती है, ठीक है, कैंडिडेट्स की जरूरत होती है, तभी वो ये सब रिक्रूटमेंट्स और सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टोरी। द पॉइंट इज कि सिंस आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई वाज फ्रॉम नॉन आईटी एंड आई ट्रांजिशनड टू आईटी इंडस्ट्री। तो इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आई वाज आस्क्ड कि आपने सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आईटी में आप क्यों आए, ठीक है। तो अगेन आई ट्राइड कि मैं वो क्वेश्चन को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में यूज कर सकूँ, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। सो आई टोल्ड देम कि सिविल इंजीनियरिंग में एक गिवन एक्सपीरियंस रेंज के लिए उतना पे आउट नहीं होता है जितना कि आईटी में होता है इन जनरल, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि आईटी में ज़्यादा पे होता है और ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलने के चांसेस हैं, तो मैं डेफिनेटली आईटी में आया हूँ। और इनफैक्ट मैं इस इंटरव्यू में भी इसीलिए अपियर हो रहा हूँ क्योंकि आप मुझे ज़्यादा कॉम्पनसेशन दोगे, आप आई नो अबाउट योर कंपनी एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसीलिए आई थिंक कि मेरे को एक अकॉर्डिंगली अच्छा कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिल सकता है, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड मनी इज माई मोटिवेशन, ऑल्दो योर विजन एंड ऑल दैट स्टफ एंड ब्ला 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 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक आप मुझे जो रिक्वायर्ड कॉम्पनसेशन है वो दे सकते हैं। इसीलिए मैंने एक नॉन आईटी से आईटी में भी मैं आया और आपकी कंपनी में भी मैं इंटरव्यू अपियर हो रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको अलग से मेंशन करनी चाहिए। जहां आपको मौका मिलता है आपको वहां अपने बेस्ट इंटरेस्ट में चीज़ें मेंशन कर देनी चाहिए, ठीक है। और जो वापस से मैं एक बात बोलूंगा कि आपका इंटरव्यू निकलना, इंटरव्यू का क्लियर होना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, आप कितने कॉम्पनसेशन पे काम कर सकते हो, कितना जल्दी ज्वाइनिंग दे सकते हो, आपका टेक्निकल स्किल सेट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको रिक्रूटर्स, आप बहुत अच्छा टेक्निकल इंटरव्यू दे भी दोगे लेकिन फिर आपको कॉल बैक नहीं आएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा फीडबैक लेना है, आपको फॉलोअप लेना है। या तो मेल पे फॉलोअप ले लो, फोन नंबर है तो कॉल तो डायरेक्ट कर दो, आप वो इनका काम है, रिक्रूटर्स का काम है आपको बताना, ठीक है। तो आप उनको किसी ना किसी ढंग से रीच आउट कर सकते हो एक प्रोफेशनल तरीके से, एटलीस्ट फीडबैक लेने के लिए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपका टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा गया, सारी चीजें अच्छी थी, तब भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपको ये पता रखना चाहिए कि ये जॉब जो होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके कारण ही ऐसा हुआ है। अगर कभी ऐसी किसी के साथ सिचुएशन होती है तो आपको वो एटलीस्ट फॉलोअप लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और इस तरीके से आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट में इंटरव्यू अपियर हो सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो, इंटरव्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड इस तरीके से आपको इंटरव्यू देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सो अगर आपके कोई थॉट्स हैं एंड आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। एंड बाय द वे, दिस इज माय ओपिनियन एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू। तो आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ मोर सच ब्यूटीफुल डिस्कशंस एंड मोर सच ब्यूटीफुल थॉट्स। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।